3 बारों का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निचलान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमलता दहारे जी उपस्थित है, सेमेस्टर 7 की एसपस की स्टूडेंट है और आज हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राव जी उपस्थित हैं, वो समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम गोपाल सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त सत्यवती कुकरेती जी ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत है। अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकुप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकासर के ऋणी हैं, जिन्होंने 2000 वर्ष 1995 के आसपास ये एकुप्रेशर की अलग जगाई थी और ये संस्थान प्रारंभ में शुरू किया था। वही आज उनके ज्ञान, उनकी कीर्ति, उनके यश और उनके कर्तव्य निष्ठा के आधार पर इस रूप में खड़ा हुआ है
कि उसकी शाख बहुत महत्वपूर्ण है और विधा को भी उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है। तो वहां का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। हम इन्हीं मोटो के माध्यम से उनको याद करते हैं और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यही जो मोटो है, उसी मोटो को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना है और उस विधा का लाभ, जो एक्यूप्रेशर विधा है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिले बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले, यही हम लोगों की कामना है और यही हमारा ध्येय है। तो इसी ध्येय को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास में पदार्पण कर रहे हैं। हम पुनः हेमलता जी का स्वागत कर रहे हैं जी, नमस्कार। और हम लोग नमस्कार। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, उमा मिश्रा जी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे चरक 2, किताब चरक 1 जो है, चरक ही लिखी गई थी, अध्याय 6 तक पहले उसमें कर दिया गया क्योंकि किताब बड़ी थी, तो उस अध्याय 7 से आगे चरक 2 के रूप में उसको लिखा गया। तो वही अध्याय 8 जो है, जो मेन द्रव्य गुण कर्म के आधार पर ट्रीटमेंट का एक जो शैली है या ट्रीटमेंट की जो विधा है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए हेमलता जी को पुनः स्वागत और मैं शेयर कर दे रहा हूँ अध्याय 8। जी, प्रणाम सर। सभी उपस्थित सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि सर ने बताया, हम निदान पर बात करेंगे आज, चरक 2 के अध्याय 8 पर। एक्यूप्रेशर इतनी अच्छी विधा है कि इसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती और इसमें जड़ का इलाज किया जाता है। आप सब जानते ही होंगे, आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, और जो भी इलाज होता है ना, वो परमानेंट होता है। एलोपैथिक या दूसरी पैथी की तरह ऐसा नहीं होता कि जब तक के हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तक फायदा है, उसके बाद में फिर ज्यों का त्यों। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी विधा है एक, और हम सब भाग्यवान हैं कि एक अपने देश के पुण्य स्थली प्रयागराज की संस्था से हमें जुड़ने का मौका मिला और हमें ये सब सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आज हम डायग्नोसिस पर बात करेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट हो, किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट हो, तो सबसे पहले जरूरी होता है डायग्नोसिस करना, निदान करना, क्योंकि डायग्नोसिस सही होगा तभी ट्रीटमेंट सही हो सकता है, नहीं तो हम किसी गलत दिशा की ओर जा सकते हैं, ट्रीटमेंट गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें निदान पर ध्यान देना चाहिए, निदान का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्राइमरी चीज है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बिना हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कई आधारभूत सिद्धांत हैं, तो हम उन पर आज चर्चा करेंगे कि हमें किन किन चीजों को इसके पहले जानना जरूरी है। मरीज से हम बात करेंगे, कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उससे हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पूछना है, किन चीजों की जानकारी लेनी है। तो उसके लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए ना कि हमें किन चीजों की जानकारी लेना है उससे। तो हम महाभूत और हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, द्रव्य के कर्म, द्रव्य के गुण, और फिर हमारे शरीर के बॉडी होल्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारे शरीर के ऑर्गन्स की जानकारी होनी चाहिए, फिर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर की हर एक्टिविटी में। इसके साथ में आयु कितनी है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और क्या है, मेल है कि फीमेल है वो। फिर इसके अलावा जन्म तिथि पर भी कभी कभी ध्यान दिया जाता है, जन्म तिथि के आधार पर भी ट्रीटमेंट होता है, सीजन्स के आधार पर ट्रीटमेंट होता है। तो इन सब चीजों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो, और चाइनीज मेरिडियन आपको पता होगा, है ना। हम चाइनीज मेरिडियन जो 12 मेरिडियन प्लस 2 मेरिडियंस है, इसको पढ़ चुके हैं सभी लोग,
और हाथों और पैरों पर इसके कॉरस्पॉन्डेंस है और उस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो टेबल 1 है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। टेबल 1 में एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। एलिमेंट आप लोग जानते हैं, है ना? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचभूत यह बना शरीरा। तो ये 5 महाभूत के अलावा प्रणाम 5 सर। पराभौतिक तत्व भी हैं, वे सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो है आकाश। आकाश हमारे पूरे शरीर में आच्छादित है। जैसे हमारे सिर पर आकाश की छतरी है, आकाश छाया हुआ है, ऐसा हमारा शरीर की बाहरी त्वचा पूरी हमारा आकाश है। शरीर के आंतरिक त्वचा, शरीर के हर अंग की त्वचा, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ मेम्ब्रेन्स होती है ना, हर अंग में, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह भी होती है, जो नमी भी प्रदान करती है, जिसमें म्यूकस होता है, जिसके कारण उससे कोई घर्षण का नुकसान नहीं होता। तो ये सारा क्या है? आकाश है। तो आकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। आकाश की एनर्जी, जिसे भूत कहते हैं, तो आकाश की एनर्जी है शब्द या साउंड। और दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है ना, ये है वायु। वायु भी सर्वव्यापी है, सब तरफ फैली हुई है हमारे चारों ओर। वायु के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। तो वायु, स्पर्श से हमें वायु का पता चलता है। इसका रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, इसे देख तो नहीं सकते हम, तो स्पर्श से, टच से इसका पता चलता है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम निदान की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से रिवीजन हो रहा है आज हमारा। फिर तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, वह है अग्नि। अग्नि के बिना भी कोई जीवन संभव नहीं होता। मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में, शरीर की हर गतिविधि में अग्नि का महत्व है, इसी के कारण डाइजेशन होता है। और अग्नि का जो एनर्जी है वह है रेडियंस या रूप। फिर अगला, चौथे नंबर का महत्वपूर्ण एलिमेंट है जल। जल 2/3 पार्ट हमारे शरीर का जल है। हमारे शरीर में जल विभिन्न रूप में विद्यमान है। सारे जितने भी द्रव रूप में जितनी भी चीजें हमारे शरीर में है ना, आंसू से लेकर के मूत्र और जितने भी स्त्राव होते हैं हमारे, वो सारे, उन सब में जल विद्यमान है। इसकी एनर्जी है रस, टेस्ट। फिर पृथ्वी 5वां महाभूत है, भौतिक महाभूत। पृथ्वी की हड्डियां हमारी, हमारे दांत, हमारे नाखून और जितना भी सॉलिड भाग है, ये सारा पृथ्वी है। और इसकी एनर्जी गंध है, गंध या स्मेल। तो ये 5 तो हो गए भौतिक तत्व। अब भौतिक तत्वों के जो गुण होते हैं ना, तो पहले वाला आकाश है, आकाश में जो भी गुण है वो आगे जाकर के वायु में दोनों के गुण होंगे, आकाश के भी और वायु के भी। फिर अग्नि पर आएंगे तो अग्नि में तीनों के गुण होते हैं। फिर जल में आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन चारों के गुण समाहित होंगे। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये संपूर्ण गुणों का ले लेता है वो तत्व। तो पृथ्वी में ये पंच तत्वों का 5वां तत्व है। इसमें पहले वाले चारों तत्वों के भी गुण होते हैं। ये पृथ्वी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके बाद हम आते हैं काल पर। ये पराभौतिक तत्व है। काल के बिना भी कुछ संभव नहीं है ना? तो काल का जो एनर्जी है वह है समयबोध, सेंस ऑफ टाइमिंग। और कहना चाहिए एक तरह से, आपने उसमें पढ़ा होगा भारद्वाज में, कि अहंकार इसकी एनर्जी होती है काल की। इसके बाद है दिशा। दिशा से ही सब कुछ हो सकता है, नहीं तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएगी, सारे सिस्टम गड़बड़ा जाएंगे यदि सही दिशा की ओर हम न चलें तो दिशा बोध, सेंस ऑफ डायरेक्शन, इसकी एनर्जी है। और या एम या मोटो, यानी हमें किस डायरेक्शन में जाना है। फिर अगला नंबर है 8वां, मन का। डिटर्मिनेशन इसकी एनर्जी है, और मन की शक्ति से ही इंसान सारे काम अच्छी तरह से कर सकता है। फिर है आत्मा। आत्मा की एनर्जी है प्रकाश, सेल्फ एनलाइनमेंट और नॉलेज। और तम है, तम
कहने को तो ये तम है, अंधकार भी इसकी शक्ति कहा जाता है, डार्कनेस, और लेकिन इसमें सर्जनात्मक शक्ति है, ये सृजन करता है, क्रिएशन फैक्टर है ये। तो ये इस पहले वाले टेबल में बताया गया है। तो आप लोगों को वैसे पता होगा, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारी एनर्जी, भूत और महाभूत, एलिमेंट्स एंड इनकी एनर्जीज अच्छी तरह से आप देखते रहा करिए। ये हमें क्योंकि हम इसके क्षेत्र में उतरे, एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, तो ये हमें लाइफ लॉन्ग काम आएगा और ये बहुत जरूरी है निदान के लिए। अब हम दूसरे टेबल पर आते हैं। तो ये टेबल भी उसी का मिला जुला रूप ही है। इसमें भी एनर्जी पहले बताई गई है और उसके बाद में एलिमेंट्स बताए गए हैं, जो हमने अभी पढ़े पहले वाले टेबल में, कि शब्द आकाश की एनर्जी है, स्पर्श वायु की, रूप अग्नि की, रस जल की, गंध पृथ्वी की, अहंकार काल की, ध्येय दिशा की, संकल्प मन की, प्रकाश आत्मा की और अंधकार तम की। तो ये सारी एनर्जीज हमें बहुत जरूरी है मालूम होना, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों को पता होगा, हमारी ये जो 10 उंगलियां हैं, इसमें से एक एक उंगली एक एक महाभूत को रिप्रेजेंट करती है। ये दाहिने हाथ का हमारा अंगूठा है, ये सबसे पहला है, ये है तम। और दूसरे नंबर की फिंगर हमारी ये स्मॉल फिंगर है राइट हैंड की। ये राइट हैंड की स्मॉल फिंगर है आकाश का रिप्रेजेंटेटिव। फिर तीसरे नंबर की लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर है, ये है वायु का, ये वायु को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसी हाथ की लेफ्ट हैंड की, ये सब आपको पता होगा, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, ये है अग्नि की प्रतीक। इसका 3 नंबर है क्योंकि अंगूठा 0 से शुरू हुआ है। ये 0, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर 1, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर 1, लेफ्ट की 2 और लेफ्ट का इंडेक्स फिंगर है 3 नंबर, ये अग्नि की प्रतीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है हमारे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का। ये राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है ना, ये जल है। उसके बाद में ये 5वें नंबर की फिंगर है इसी हाथ की, राइट हैंड की रिंग फिंगर, ये पृथ्वी। तो ये 5 तत्व हो गए, भौतिक तत्व। फिर पराभौतिक तत्वों में दूसरे हाथ की रिंग फिंगर को लीजिए आप, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर जो है ना, ये काल है। काल के बाद में इसी के साइड वाली मिडिल फिंगर, ये दिशा। दिशा के बाद में ये दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर है, ये मन का प्रतीक है। और दाहिने लेफ्ट हैंड का अंगूठा, ये है आत्मा। तो ये चीजें भी पता होगी आपको, आप 4th सेमेस्टर में आ गए, लेकिन फिर भी ये हमेशा हमें रिपीट करते रहना चाहिए, रिपीटेशन करते रहना चाहिए, और हमारे दिमाग में ये बिल्कुल रहना चाहिए ये सारी चीजें, कि कौन सी उंगली किसका रिप्रेजेंटेटिव है, किस पर कौन सा अंग है, किस पर कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा बॉडी होल है, ये सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका रिपीटेशन होते रहना बहुत जरूरी है, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तभी हम डायग्नोसिस सही रूप से कर सकते हैं। फिर अगला टेबल है टेबल नंबर 3, द्रव्य का। इसमें शरीर के भाग और उनकी क्रियाएं बताई गई है, क्योंकि हम सारे तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये यदि आप लोगों के पास बुक हो तो पेज नंबर 18 पर है, और वैसे सर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला तत्व हमने पढ़ा था आकाश तत्व। आकाश तत्व 1 नंबर की फिंगर राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पर है। इसमें ऊपर वाला जो जोड़ है हमारा, मतलब वात ज्वाइंट जो है ना, इस पर है सारे यांग ऑर्गन्स, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, लंग और लार्ज इंटेस्टाइन इस पर है, तो इसमें है लार्ज इंटेस्टाइन, और नीचे वाले ज्वाइंट पर लंग है, बीच में एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, ठीक है। फिर इस आकाश को हमने पहले भी बताया था आपको, कि जितने भी हमारे शरीर की स्किन है, मेम्ब्रेन्स है, सब पर आकाश है। यहाँ दिया गया है कि सारे अवयवों की सीरस कोटिंग, रक्त वाहिनियां, फेफड़े,
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, अवयवों के अंदर बाहर के सारे ल्यूमेंस, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, और जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है, प्रोटेक्टिंग शीट, इसे माइलिन शीट कहते हैं, ये सब आकाश है हमारा। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको जैसा रोग हो, जैसा आपको डायग्नोसिस आप करेंगे, इन स्थानों पर आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या उनसे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस पर। दूसरा है वायु, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, इसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर से वही है, यांग ऑर्गन ऊपर है वात ज्वाइंट में, कफ ज्वाइंट में यीन ऑर्गन, और बीच में हमारे बॉडी होल्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये सारी चीजें हैं। तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर वाले ज्वाइंट पर, हार्ट यहाँ पर है कफ ज्वाइंट पर, और सारी गतियां, सारी मूवमेंट्स, सारे हमारे जोड़ों की गतियां, ये पेज नंबर 18 है मैडम, आपको यहाँ सामने भी दिख रहा है वैसे, और वैसे मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। तो ये मूवमेंट हो रही है हाथों की, तो ये सारी मूवमेंट हमारी किसके कारण हो रही है? वायु के कारण। पलकों की गति, चबाना, लिखना, चलना, बोलना, यहाँ तक कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी वायु के कारण ही होता है। नर्व्स में जो गति है वो भी हमारी वायु के कारण है। हमारी ग्रोथ हो रही है वायु के कारण, हम निगल रहे हैं, और जितने भी मूवमेंट्स हो रही है हमारी, हार्ट बीट वगैरह, वो सब उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वायु। तो वायु कितना इंपॉर्टेंट है ये सोचिए। इसके बाद में अग्नि, अम्लीय प्रतिक्रियाएं, एसिड रिएक्शंस और जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन है उसमें अग्नि जिम्मेदार रहती है। हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर और हमारी सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस है ना माइटोकॉन्ड्रिया भी, तो यहाँ की गतिविधियां, सारी जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, इन सब की गतिविधियां, मेटाबॉलिक एक्शंस, जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, सबके लिए कौन जिम्मेदार है? अग्नि। और इसके प्रमुख अंग, इस जो अग्नि की फिंगर है हमारी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, इस पर लीवर, गॉल ब्लैडर है, और रिलेटेड हार्मोन्स और होल, बॉडी होल, उसके बारे में हम बाद में जरूर चर्चा करेंगे, और एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद में आई जल की उंगली। तो जल राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर पर है। जल के जो मुख्य पार्ट, इस उंगली के मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं, वे हैं यूरिनरी ब्लैडर वात ज्वाइंट पर, और किडनी हमारे कफ ज्वाइंट पर, और बीच वाला जो ज्वाइंट है हमारा पित्त ज्वाइंट, इसके ऊपर रिलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो शरीर के जितने भी लिक्विड चीजें हैं, वो सभी द्रव वाली चीजें जितनी भी है, जैसे नाक से निकलने वाला स्त्राव, आंख से निकलने वाले आंसू, लार, पसीना, और मूत्र, लिम्फ, मस्तिष्क का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फिर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और मेंसेस के समय जो स्त्राव होता है वो, ये सारा जितने भी लिक्विफाइड हैं, वे सभी, उनमें जल विद्यमान है। जल के बिना भी कोई काम नहीं चल सकता, ये भी हम सभी जानते हैं। तो इसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर 5वें नंबर की फिंगर आई पृथ्वी। ये रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर है। राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि इसमें स्प्लीन और स्टमक है। सभी ठोस पदार्थ, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, अस्थियां, दांत, नाखून, इसके अलावा कफ बनता है हमारा, और कभी कभी गांठें हो जाती है शरीर में, कहीं कहीं ट्यूमर हो जाता है, तो वो सब किससे रिलेटेड है? पृथ्वी तत्व से। ये ठोस है। इसके बाद मेटाफिजिकल की तरफ चलते हैं हम। तो इसमें काल पर स्पाइन और मेड्यूला है। स्नायु तंत्र की गतिविधियां, समय बोध, पाचन का समय, मासिक का समय, जितनी भी हमारे शरीर की जो अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था से लेकर के तो वृद्धावस्था तक, दिन रात, मौसम का बदलना, फिर
सर्दी गर्मी वर्षा समय, भूख प्यास व्यायाम आराम वृद्धि परिपक्वता, ये सारी चीजें ये सब काल के अंतर्गत आती हैं। काल ही सबके सुप्रीम है इसके लिए। दिशा ये अगला एलिमेंट है, इसमें पोन्स और सेरिबेलम ये है, और स्नायु तंत्र सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक और वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी मूवमेंट के लिए भाई हमारा जो हार्ट है लंग्स है हमारे इंटरनल ऑर्गन, इनकी गतिविधियां तो अपने आप चलती रहती है ना, हम तो नहीं करते, हम उन पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो इनवॉलेंटरी है वो। और वॉलेंटरी हम अपने हाथ चला रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, दूसरे मूवमेंट्स कर रहे हैं, लिखना पढ़ना खाना, तो ये सब वॉलेंटरी है, हमारी मर्जी से हम कर रहे हैं। तो वॉलेंटरी गतिविधियां इनवॉलेंटरी गतिविधियां ये सब। इसके अलावा भोजन ग्रहण करना, सांसों को लेना छोड़ना, ये मन का बोल रही थी मैं, दिशा की बात कर रहे थे हम, पोन्स और सेरिबेलम है इसमें, सांसों को लेना छोड़ना। सांसों को लेना छोड़ने के अलावा भोजन ग्रहण करना, कभी कभी कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है, वोमिटिंग सेंसेशन होता है, वोमिटिंग हो जाती है, चलने में लड़खड़ाहट होती है, जोड़ों में खटखट की आवाजें आने लगती है, इसकी गति निश्चित दिशा में नहीं होती, भोजन का नीचे जाना मतलब उल्टे डायरेक्शन में चल पड़ना, नर्व संवेग का ऊपर नीचे होना मतलब कुछ समझ में नहीं आता, ग्रिडीनेस लगता है हमें और चक्कर आते हैं, तो ये सारी दिशा पर डिपेंड करती है। मानसिक सोच की दिशा, हम सही नहीं सोच पाते, गलत ढंग से सोचने लगते हैं, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है कई बॉडी पार्ट्स का प्रोलैप्स हो जाता है, कई आप लोगों ने सुना होगा यूटेरस प्रोलैप्स हो जाता है और भी अंगों का प्रोलैप्स होता है, तो ये सब किसके कारण होता है? दिशा के कारण। पोन्स और सेरिबेलम इसके कंट्रोलर हैं। इसके बाद में मन की बात करेंगे, मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम है इसमें, तो इसमें सारे जो मैं अभी बोल रही थी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी क्रियाएं, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, स्वभाव हमारा व्यक्तित्व हमारी इच्छाएं विषमताएं इन पर और कंट्रोल करना, जैसे मलमूत्र लार भूख प्यास प्रजनन मानसिक स्वभाव उदासी समझ डिप्रेशन, मतलब जो भी हमारी सोच है मानसिक रूप से हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है हमें, हमारा संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, काल्पनिक शक्ति विचार करना, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करता है? हमारे मन पर। और इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा मन की उंगली पर, मन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में है आत्मा। आत्मा में ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा है, कॉर्टिकल ब्रेन और न्यूक्लियस है इस पर, इसके दोनों जोड़ों पर। आत्मा सर्वव्यापी है, सभी जानते हैं, और समस्त जीव निर्जीव सबका उत्पत्ति कारक है, ऊर्जा देता है, ये स्वभाव परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, उच्च निम्न की समझ, फिर हमारे अवयव और हमारे तंत्रों का अंत, ये इस पर डिपेंड करता है, सामंजस्य की स्थिति, मूर्छा की स्थिति, सुख दुख का एहसास, ये सब हमें इससे होता है। कॉर्टिकल ब्रेन और न्यूक्लियस, और इसका ट्रीटमेंट हम आत्मा की उंगली पर करते हैं। तो इन सभी महाभूतों के गुण धर्म, ये सब हमें गुण ये इसलिए मालूम होना चाहिए कि वो है, यदि हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ेंगे तो हम मरीज से उसके लक्षण देखकर पूछकर जानकर उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, टोन करना है, सीडेट करना है, कौन सी फिंगर पर ट्रीटमेंट देना है, इसीलिए ये सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए। और हम इस बुक से तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगी कि भारद्वाज का जो पेज नंबर 38 है, फर्स्ट ईयर में आपने भारद्वाज पढ़ी होगी, पेज नंबर 38 पर बहुत ही डिटेल में छोटे से टेबल में ये सारी चीजें दी है, तो वो भी आप लोग जरूर उसको एक बड़े चार्ट पर बनाकर अपने सामने रख लीजिए और उसको हमेशा देखते रहिए, क्योंकि उसमें सारी चीजें एक साथ में एक जगह पर ही दी गई है। बॉडी होल्स भी दिए हैं उसमें, एक्शन ऑर्गन दिए हैं,
टिश्यूज दिए हैं, एनर्जी, कौन सा एज ग्रुप है, कौन से ऑर्गन्स है, कौन सी फिंगर्स है, और फिंगर्स का नंबर कौन सा है, एनर्जी कौन सी है, ये सब आपको एक ही टेबल में उसमें मिलेगा। तो ये चार्ट तो हमको एक बड़े रूप में बनाकर कलरफुल अपने सामने रख लेना चाहिए। अब इसके बाद में हम आते हैं पेज नंबर 23 पर। एट्रीब्यूट का टेबल है ये, गुणों का, पंच महाभूतों का एट्रीब्यूट्स। क्या गुण है? आकाश, जैसा पता है हमको, बिल्कुल अनंत है आकाश तो, और इसकी विशेषता ये है कि ये मृदु होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है आकाश में। और देखने में तो हमें जरूर ये बड़ा लगता है, लेकिन ये लघु है। इसकी विशेषता है, इसका गुण है कि ये लघु है और लाइट है, हल्का फुल्का है, ये सूक्ष्म होता है, बहुत ही फाइन है, सटल है ये, और स्मूथनेस होती है इसमें, लक्षणता होती है। फिर वायु के गुण क्या है? वायु भी स्मॉल है, लाइट है, हल्की फुल्की है, कोल्ड होती है ये, परंतु इसके साथ में ये ड्राई करने का क्वालिटी इसमें है। रफ होती है, ड्राई करने की क्वालिटी है, खर होती है, और ट्रांसपेरेंट है। वायु हमारे चारों ओर विद्यमान है, लेकिन हम सब चीजों को देख पा रहे हैं क्योंकि वायु क्या है? ट्रांसपेरेंट, इसलिए हम सब चीजों को देख पा रहे हैं। और जैसा कि आकाश का गुण था सूक्ष्म का, वैसा ही वायु का भी गुण है, सटल और फाइन, फाइन है वायु भी। फिर अग्नि, जैसा कि अग्नि का गुण हम सभी जानते हैं, रोज ही महसूस करते हैं, ये उष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म है। इसके साथ ही साथ लघु है ये, लाइट होता है, इसमें स्मॉल होती है, लाइट है ये, और ड्राई भी होती है, रफ होती है, और साथ ही साथ इसमें भी ट्रांसपेरेंसी का गुण होता है। फिर जल, तो जल में बड़ी स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है दूसरे एलिमेंट्स की बजाय, कि इसमें बांध कर रखने का गुण होता है, ल्यूब्रिकेशन होता है, चिकनाहट प्रदान करता है ये। हमारे शरीर की जितनी भी चिकनाई है, जितने लिक्विड्स हैं, वो सब जल ही है ना। यदि जल की कमी हो जाएगी तो घर्षण हो जाएगा हमारी स्किन में, आंतरिक स्किन में। तो ल्यूब्रिकेशन की क्वालिटी होती है इसमें, और लिक्विड है ये तो पता ही है, हमें दिखता ही है, और कोल्ड है वायु की तरह, साथ ही साथ स्लो और डल, ये क्वालिटी इसमें होती है। मृदु होता है, सॉफ्टनेस की क्वालिटी होती है, और स्टिकी होता है, चिपकाने का गुण, मतलब जोड़ने का गुण होता है इसमें। बिना जल डाले हम, जैसे मिट्टी में जल डाले बिना कोई पॉट नहीं बन सकता, कोई बर्तन नहीं बन सकता, इसी तरह से हम रोटी भी नहीं बना सकते आटे को यदि गूंथे नहीं तो पानी से। तो इस तरह से इसमें जोड़ के रखने का गुण है, जिसके कारण फिर दूसरे काम हो पाते हैं। अब अंत है, अंत में है पार्थिव यानी पृथ्वी। पृथ्वी की विशेषता है कि ये हैवी होती है, गुरु है ये, और जैसे ये पिछले दूसरे तत्वों के बारे में हमने वायु के बारे में पढ़ा था, रफ है, रग्ड है ये, कठिन है, हार्ड एंड टफ, ये क्वालिटी भी इसमें होती है, और स्लो एंड डल, जैसा वाटर में था, और सटल, स्टेबल होती है। ये पृथ्वी की बहुत बड़ी विशेषता है कि स्टेबिलिटी होती है इसमें। पृथ्वी जैसे गुण जिस जिस इंसान के हो ना, तो उसमें बहुत स्टेबिलिटी होती है। अलग अलग गुणों के व्यक्तियों को भी आपने देखा होगा कि पंच महाभूतों में कौन सा तत्व इस व्यक्ति में ज्यादा हो सकता है, ये पढ़ा होगा आपने। तो पृथ्वी तत्व वाला जो व्यक्ति रहता है वो बहुत स्टेबल होता है। इसके साथ सांद्रता डेंस होती है और स्थूल होती है। तो ये सारे पंच महाभूतों के गुण हैं, इनके आधार पर हम आसानी से रोगों का निदान कर सकते हैं। इसके बाद एक अंतिम और टेबल हम देखते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। वो है कर्म का टेबल ऑफ एक्टिविटी। तो जो गुण है ना, उसी के आधार पर इनके कर्म भी है। जैसे मृदु है तो इसमें मार्ग होता है, इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी है आकाश में, पहला तत्व है आकाश, तो इलास्टिसिटी होती है। सोशियर, परमिएबिलिटी होती है, सरंध्र रहता है, ये ऐसा माना जाता है कि सरंध्र है, तो उसके कारण ये
इस आकाश बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है, छोटा होते हुए भी, सूक्ष्म होते हुए भी, और लाइटनेस होती है, लाघव होता है। तो ये सब मृदु से मार्दव, सौशीर्य, ये लाघव, ये सब इसके गुणों के आधार पर ही इसके नाम बने हैं और कर्म है। फिर दूसरा है वायु। वायु में ड्राइनेस होती है, फटिग, ग्लानि, विचार, वाइब्रेशन। वायु के कारण ही हमारे विचार चलते हैं, वायु के कारण ही हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होती है, यह हम पढ़ ही चुके हैं। तो वाइब्रेशन होता है इसके कारण, इसी के कारण क्लैरिटी होती है, हम में ट्रांसपेरेंसी आती है हमारे नेचर में, और लाइटनेस भी होती है वायु में। इसके बाद अग्नि है। तो अग्नि का गुण है बर्निंग, दाह, और दाह पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे शरीर की केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। फिर दूसरा डाइजेशन का गुण, इसी के कारण डाइजेशन होता है। और इसमें एक चमक होती है, प्रभा होती है, आभा, रेडिएशन, और प्रकाश होता है, टेक्सचर और कलर, ये सब अग्नि में होते हैं। अग्नि यदि अधिक हो जाती है, अग्नि की अधिकता हो जाए या कमी पड़ जाए ना, तो हमारी स्किन पर एकदम से सारे लक्षण दिखने लगते हैं। कहीं बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है स्किन पर, तो कहते हैं कि अग्नि बढ़ गई है। तो ये सारे जितने हमने तत्व पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं और इनके गुण पढ़े हैं ना, इन गुणों के आधार पर हम अंदाज लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अंदर का पूरा इतिहास इनके गुण हमें बाहर ही बता देते हैं। फिर जल है। जल में मॉइस्चन का गुण है, गीला करने का गुण होता है, ल्यूब्रिकेशन का गुण होता है। बंध, कोहेजन का गुण है, बांध के रखता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का गुण होता है इसमें, विषयन कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सॉफ्टनेस होती है, और प्रहलाद यानी प्लीजेंटनेस आती है इसके कारण, ठंडक मिलती है जल के कारण। जल बांध कर रखता है, और जल तत्व के व्यक्ति जो होते हैं ना, वो वास्तव में बड़े ही आत्मीयता से किसी से मिलेंगे, कि सबको ऐसा लगता है सामने वाले को कि ये, इससे हमारी बहुत दिनों से पहचान है और ये हमारा ही है, क्योंकि जल में बांध के रखने का गुण होता है, वो बांधता है आपस में, स्नेह का गुण होता है इसमें। अब है पार्थिव। तो पार्थिव का उपचय का गुण होता है, ग्रोथ होती है इससे, पार्थिव से, पृथ्वी तत्व से, और जो इसमें भी कंबाइन करने का गुण है, हैवीनेस होती है, और स्टेबिलिटी होती है। तो ये सारे कर्म है इनके, जो गुणों के आधार पर ही कर्म है। तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, सभी गुण कर्म जितने 5 टेबल आज हमने पढ़े हैं, वो सारे टेबल। इसके अलावा किस फिंगर पर कौन से अंग हैं, और इनका कौन कौन से अंग यहाँ पर हैं, कौन सा इस पर वात ज्वाइंट पर, कफ ज्वाइंट पर, मिडिल ज्वाइंट पर, तो मिडिल ज्वाइंट मतलब पित्त ज्वाइंट जो है ना, इस पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और बॉडी होल्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक्शन और सेंस ऑर्गन्स किस अंग में, किस ज्वाइंट पर है, टिश्यूज कौन कौन से हैं, और एनर्जी किससे कौन सी मिल रही है, ये सारी चीजें पहले हमको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं इनके गुणों के आधार पर कैसे निदान किया जाता है। तो तम के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, 0 नंबर की फिंगर, राइट हैंड का अंगूठा। तो ये तम पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और अभी मैंने इसकी बात नहीं की थी एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इस पर थैलेमस है, पित्त ज्वाइंट पर, इसके ऊपर वाले ज्वाइंट पर। फिर इसके बाद में बॉडी होल, इसमें नेवल है, नेवल इसमें बॉडी होल है अंगूठे में। क्योंकि बीमारियों का इलाज करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किस कॉरेस्पॉन्डेंस पर हमें जाना है, किस कॉरेस्पॉन्डेंस पर जाकर हमें ट्रीटमेंट करना है। फिर एक्शन और सेंस ऑर्गन्स इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये सब हम राइट हैंड के अंगूठे की बात कर रहे हैं, जो थंब को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके एनर्जी है डार्कनेस,
और ये सब उत्पत्ति कर्ता कहलाता है तम। फिर दूसरा हमने आकाश पढ़ा था। आकाश राइट स्मॉल फिंगर पर ही है, इसी हाथ की स्मॉल फिंगर पर। इसमें लंग और लार्ज इंटेस्टाइन है और एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें पित्त ज्वाइंट पर गोनेड्स हैं। फिर उसके बाद में इसके जो बॉडी होल्स हैं वो राइट ईयर है, इसका दाहिना हाथ है, दाहिना ही ईयर इसका बॉडी होल है। और एक्शन और सेंस ऑर्गन इसके ईयर्स हैं, दोनों ईयर इसके एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स हैं। फिर टिश्यू इसमें स्किन और मसल्स है। पहले वाले में कोई टिश्यू नहीं है, दूसरे में स्किन और मसल्स। राइट इसमें आकाश वाली उंगली में, क्योंकि स्किन और मसल्स ये सारी इसकी बाहरी लेयर है मसल्स की भी, ये सब आकाश है। और इसकी एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, इसकी एनर्जी साउंड है। इसके बाद हम आते हैं वायु पर। वायु 2 नंबर की फिंगर पर है। 2 नंबर की फिंगर पर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन था। उसके अलावा बीच में एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पर। और अभी राइट ईयर की बात हुई थी, इसमें सॉरी मैं शायद थंब बोल गई थी। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में है एड्रिनल ग्लैंड, और राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में थे गोनेड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट ईयर है इसमें, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में था राइट ईयर। अब आगे आएंगे तो आईज है इसके, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन, स्किन एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स है। टिश्यू एडिपोज है। और टच, क्योंकि ये वायु की उंगली है इसलिए इसमें टच एनर्जी है इसकी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल की, अग्नि की उंगली है 3 नंबर की, ये लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर। इसमें लीवर और गॉल ब्लेडर है। फिर पेनक्रियाज है, डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर लेफ्ट आई है, इसके बॉडी होल में लेफ्ट आई, और एक्शन एंड सेंस ऑर्गन में आईज हैं। फिर ब्लड है इसके टिश्यूज, और एनर्जी है रेडियंस अग्नि की, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद जल राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है जल से रिलेटेड, और थाइमस ग्लैंड है इसमें। राइट आई इसकी बॉडी होल है, और टंग, जीभ इसका एक्शन एंड सेंस ऑर्गन में आता है। फिर इसके बाद में प्लाज्मा इसका टिश्यू है, और इसकी एनर्जी जैसा हम पहले भी पढ़ चुके थे टेस्ट है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड है, राइट हैंड की रिंग फिंगर पर है। और राइट आई इसका बॉडी होल राइट आई है। एक्शन एंड सेंस ऑर्गन इसका टंग है, और सॉरी नो नहीं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, सॉरी। पृथ्वी में पैराथायराइड, हाँ सर, राइट नॉस्ट्रिल है इसका बॉडी होल। आप सही। हाँ, और नोज इसकी एक्शन एंड सेंस ऑर्गन है, और बोन टिश्यूज हैं, और स्मेल इसकी एनर्जी है। इसके बाद काल में मेड्यूला और स्पाइन आती है। ये लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है। इसमें थायराइड ग्लैंड है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इसका, और स्पीच एक्शन एंड सेंस ऑर्गन है इसका स्पीच, और बोन मैरो। काल की उंगली है, इसका बोन मैरो है टिश्यू, और अहंकार इसकी एनर्जी है। ये पहले भी हम देख चुके हैं। दिशा में पोन्स एंड सेरिबेलम, ये दिशा राइट लेफ्ट हैंड की ही मिडिल फिंगर है। इसमें पोन्स सेरिबेलम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके मिड जॉइंट पर, और माउथ इसका बॉडी होल है। लेग्स इसके एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स है, और सीमन इसका टिश्यू है, और एम या मोटो इसकी एनर्जी है। फिर नेक्स्ट मन, राइट हैंड की मिडिल फिंगर, इसमें पोन्स सेरिबेलम है, और पिट्यूटरी सॉरी मन की बात कर रहे हैं ना। मन में मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम और पीनियल ग्लैंड है राइट हैंड की मिडिल फिंगर में।
रिप्रोडक्टिव होल है इसका बॉडी होल, और आर्म्स है इसके एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स, और ओजस है इसके टिश्यू, और एनर्जी है डिटर्मिनेशन। इसके बाद बात आती है आत्मा की। तो आत्मा लेफ्ट थंब में है, न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है इसमें, और एनस इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इस पर, और एनस इसका बॉडी होल, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन एनस है, टिश्यूज नहीं, दोनों थंब में जो थंब और आत्मा है इसमें टिश्यूज नहीं, और जो इसकी एनर्जी है वो है लाइट। डार्कनेस और लाइटनेस इन दोनों थंब और आत्मा की एनर्जीज हैं। तो ये हमारा हमने कुछ शॉर्ट में सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, बॉडी होल्स के बारे में, और ये 10 पंचभूत और 5 मेटाफिजिकल तत्वों के बारे में, सारे गुण कर्म और ये सब पढ़ा अभी, क्योंकि इन सब के बारे में जानना ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इन पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। आप लोगों ने पहले भी शॉर्ट में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो इसमें यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि पंचभूतों और महाभूतों के आधार पर हम निदान कैसे करें। ये बुक चरक की है ना मैडम? सर ये हाँ सर, ये चरक 2 का है, लेकिन अभी भारद्वाज का बोल रही थी मैं। अच्छा अच्छा, इसमें सब अलग अलग टुकड़े टुकड़े में दिए हैं, उसमें एक ही पेज पर है सर। हाँ बहुत अच्छी टेबल दी हुई है भारद्वाज ने। उसमें बहुत अच्छी टेबल है, मैंने वो इन लोगों को भी बोला कि वो पूरा अच्छी तरह से कर लो। बहुत खूबसूरत पुस्तक है भारद्वाज जी मैम वो टेबल ग्रुप में सेंड हो जाएगी? जी बोलिए मैम वो टेबल ग्रुप में सेंड कर देंगी प्लीज? हाँ कर देंगे। आपके पास में भारद्वाज नहीं है क्या मैडम? अब अभी आउट ऑफ स्टेशन चरक खोली हुई है मैंने। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो तो खोला है, पर आप बाद में देख सकते हैं ना। ये भारद्वाज की बुक है, ये जो हमको फर्स्ट ईयर में मिली थी। मैम चरक गीता मैम, चरक 2 आपके पास है ना? जी इसी के आगे पेजेस में है, आगे पेजेस में सब दिया है ना, टुकड़ों टुकड़ों में दी गई है, उसमें सब फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। उसमें एक साथ टेबल है, तो अगर टेबल चाहिए तो टेबल तो हम लोगों ने ग्रुप में भेजा हुआ, अगर पहले इस ग्रुप में आप में है तो ग्रुप में भेजा हुआ है। भारद्वाज में पेज नंबर क्या है? समवायी शिक्षा में भेजा हुआ है 38 टेबल नंबर पेज 38 पे है। हाँ पेज नंबर 38। ओके थैंक यू। भेजा हुआ है ऑलरेडी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो महाभूतों और भूतों के आधार पर निदान कैसे किया जाए, है ना। अब आपके पास में कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं ये बताइए। वो अपनी समस्या लेके आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम तो आपको जरूर बताएगा, मुझे पेट दर्द हो रहा है या मुझे जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप भी तो उससे कुछ पूछेंगे ना। तो हमारे जो प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों में मुख्य रूप से क्या रहता है, यदि प्रॉब्लम है तो कब से और कहां पर है, प्रॉब्लम कहां पर है, कब से है, यही पूछते हैं ना। मतलब वो औपचारिकताएं नहीं बोल रही हूं मैं, औपचारिकताएं तो आप पूरी उस फॉर्म में फिल करेंगे ही, नाम वगैरह, उसका नाम, उम्र, ये सारी चीजें तो हम लिखते ही हैं, है ना। भूख प्यास ये सब तो आपको मालूम होगा कैसा हम वो टेबल को फिल करेंगे, अपने पास का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको। उसके बाद में जो बीमारी पर बात आती है ना, तो हम क्या पूछते हैं, फिर उसके हाव भाव देखते हैं। तो यदि वो व्यक्ति, कुछ चीजें हमारे इन पंचभूतों और महाभूतों के आधार पर जो हम देख सकते हैं ना, उसमें क्या है कि यदि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बात कर रहा है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और उसकी बात करने की पिच भी उसकी कैसी है, बहुत ही लो है, तो ये व्यक्ति किस प्रकार का है, मतलब कहाँ इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम कहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या वो जो मेन प्रॉब्लम क्या है। जी हाँ, लंग्स के लिए, लंग्स पर
लो पिच वाला व्यक्ति होगा ना, तो हम सबसे पहले किस पर देंगे, उसको लंग्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा चंचल दिख रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चलना, बहुत जल्दी जल्दी बातें करना, और ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब स्थिरता नाम की चीज नहीं है, और खड़ूस तो- है तो क्या करेंगे? जी क्या? खड़ूस नेचर का, बहुत तेज बोलता है। नहीं, ठीक है, खड़ूस नेचर एक अलग चीज है, लेकिन हम अपने महाभूतों के हिसाब से देखें तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह का व्यक्ति हो सकता है ये, कौन से महाभूत से रिलेटेड हो विंड सकता है? टाइप होगा, विंड टाइप, वायु विंड अधिक है। टाइप होगा, विंड टाइप होगा। जैसे कि आपने अपनी अपनी बुक में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, या कहीं किसी ने बताया था हमको क्लास में, कि एक रूम में 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 महाभूतों का अलग अलग नेचर वाले, ठीक है, और बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो कौन सबसे पहले जाएगा? तो वायु वाला ही उठेगा पहले। वायु वाला ही उठेगा, है ना, क्योंकि वो चंचल टाइप का है, बिल्कुल वायु उसको गति देती है, बहुत ज्यादा गतिशील है वो। तो वायु तत्व का व्यक्ति भी आपको देखने से कुछ कुछ आपको अंदाजा लग जाता है कि ये व्यक्ति वायु तत्व का हो सकता है, और हमें इसको वायु तत्व से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट देना है। यदि उसकी मेन प्रॉब्लम जो भी अलग है, कुछ बहुत हटके है, तो उसके साथ साथ में आप प्लस करके इसका भी सीडेट या टोन आप कर सकते हैं। फिर अग्नि महाभूत से संबंधित, क्योंकि अग्नि से संबंधित अव्यय क्या है अपने, कौन से अंग है अग्नि महाभूत से रिलेटेड? हार्ट, लीवर स्मॉल और गॉल ब्लैडर। इंटेस्टाइन, नहीं, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्ड, लीवर, गॉल ब्लैडर। हाँ, देखिए, ये जो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो वायु से रिलेटेड है, वायु वाले हैं वो, और ये अग्नि से रिलेटेड है, जैसा अभी कहा था ईशा जी ने कि ये है लीवर गॉल ब्लैडर वाले, ये है ना? कंफ्यूजन मैडम जो है, देखिए हम जी। लोग आयुर्वेदिक पढ़ रहे हैं, चाइनीज नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए तो हाँ, चाइनीज हाँ, बोल दिया ना इन्होंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अग्नि महाभूत में लीवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, ये बहुत ज्यादा उग्र हो सकता है, बहुत उष्णता होगी इसके नेचर में, बहुत उग्र होगा, और ये बहुत ही तीक्ष्ण प्रकार की बातें भी कर सकता है, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व प्रधान है। फिर इसके अलावा अग्नि तत्व से रिलेटेड इसको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके स्किन के कलर को देख करके भी पता लगा सकते हो, या फिर वो हो सकता है स्किन वाली प्रॉब्लम के कारण आया हो कि मेरी पीठ की स्किन या मेरे सिर की स्किन बहुत काली हो गई है, पहले अच्छी थी, तो इन लक्षणों को देख करके हम पता लगा सकते हैं। फिर जल महातत्व, जल महातत्व में है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर। तो इस तरह के नेचर का जो व्यक्ति जल महाभूत वाला प्रधानता वाला जो व्यक्ति होता है ना, ये बड़ा ही मृदु स्वभाव का होगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, ये आपका मतलब आपको अच्छा लगेगा इससे बात करना, और बहुत ही शीतल स्वभाव का भी हो सकता है ये, और बड़ा ही लयबद्ध भाषा में, बड़ा रिदमिक वे में बात करेगा। ये गुण हो सकते हैं, या इसमें से कोई गुण इसमें हो सकता है। तो यदि हम उपचारकों में यदि जल की प्रधानता है ना, तो हमारे बातों से ही हम उसकी हीलिंग कर देंगे आधी तो, और यदि हम में अग्नि तत्व प्रधान है तो हमारी बातों से ही बेचारा घबरा जाएगा। तो इसलिए हमें अपना नेचर भी, भले ही हम में कोई भी तत्व प्रधान हो, लेकिन हमको थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करना चाहिए उपचारक होने के नाते। तो प्रेम, सौहार्द, ये सारी भावनाएं इस व्यक्ति में होती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जल तत्व की प्रधानता वाला व्यक्ति है। फिर इसके बाद में पार्थिव तत्व, ये स्प्लीन और स्टमक है इसके अंग, तो इसमें डाइजेशन से रिलेटेड बातें हो सकती है, कभी कोई कॉन्ट्राविक्शन की प्रॉब्लम वाला व्यक्ति आ सकता है आपके पास में,
और डाइजेशन से रिलेटेड और भी कोई, जैसे कई लोगों को बहुत डकारें आती रहती है तो वो प्रॉब्लम लेके आएगा। तो फिर वो हमें समझ में आता है कि इसको हमें कैसे ट्रीट करना है। तो ये इनके गुणों को देख करके इन भूतों महाभूतों के आधार पर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ये बात थी। और इसके अलावा एक चीज और है कि यदि वो मैं थोड़ी सी हट के बोल रही हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए जब भी कोई आता है ना, तो सबसे पहले तो हमें उसका नाभि की स्थिति को भी जानना चाहिए, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स जैसे पेट दर्द है और डिसेंट्री वगैरह भी कई बार हो जाती है, तो ये चीजें नाभि के टलने से भी होती है। तो सबसे पहले हमें नाभि का भी पता लगाना चाहिए कि इनकी नाभि की स्थिति ठीक है या नहीं। सॉरी मैडम, मैं नाभि को लेके 2-3 लाइनें बताऊं। जी सर, बताइए। मेरे पास एक पेशेंट आई थी। जी she was around 62 years old. जी वो उनको तकलीफ थी क्या कि वो थोड़ा सा उनके अंगूठे में दर्द रहता था, जी राइट हैंड के अंगूठे में दर्द रहता था। जी और ड्राइव करती थी, बड़ी मस्त हल्की थी लेकिन स्वभाव से बढ़िया, स्वीट स्पोकन थी। पता नहीं कैसे मेरा ख्याल गया कि इनकी नाभि देखा तो नाभि इनकी बहुत खिसकी थी। लेफ्ट अच्छा जो फिंगर, स्मॉल फिंगर, लेफ्ट फिंगर थी जो, वो जी पूरी एक फ्रेंचेस साइज जो छोटी थी। अच्छा तो दोनों हाथों को मिलाया, मैंने देखा जी तो जी जी लेफ्ट फिंगर, स्मॉल फिंगर की जो एक फ्लैंज की लेंथ कम थी। अच्छा उसको वो पुल करके वहीं पर बिठा दिया और उसके बाद वो चली गई बेटे के पास बेंगलोर। करीब 1 महीने के बाद लौटी जी तो व्हाट वी फाउंड कि उनका कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया था। अच्छा वो कह रही थी, अरे भाई ये कलर तो मेरा आज से 20 साल पहले हुआ करता था, जो कलर अच्छा आज टर्न हो गया। तो नाभि प्लेज अप टू दैट एक्सटेंट। हाँ, तो इसीलिए तो सबसे पहले नाभि का भी पता लगाना चाहिए, ये हमारे तो ट्रीटमेंट अभी के भी लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ के लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग जी नाभि पे अभी भी उतना ध्यान नहीं देते। तो सबका ध्यान ड्रॉ करने के लिए मैंने ये बात बताना पसंद की, जी सर, ये हाउ बात सही है, इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड 70% केसेस में नाभि खिसकी मिलती है। जी, तो इसलिए सबसे पहले नाभि को भी हमें देखना चाहिए। तो अभी है ना, हम बात कर रहे थे पंच सर महाभूतों की आपने बात की हमने। ट्रीटमेंट क्या दिया था नाभि का? जस्ट मिनट नाभि का हेमलता ट्रीटमेंट प्लीज। कुछ नहीं दिया था मैडम। मैंने लेफ्ट हैंड हेलो। का फिंगर छोटी, हेलो, कोई नाभि के लिए कोई ट्रीटमेंट हाँ जी 2517 भी नहीं दिया था मैंने तो केवल उनके बाएं हाथ का अंगूठा और बाएं हाथ की छोटी उंगली को दोनों को मिला के पकड़ के पुल किया था, जो बिठाने का तरीका होता है, शायद आपको पता होगा। जी नाभि किस बैठने का जो तरीका नहीं होता है, मुझे मालूम है, उसको एक्चुअली मैंने ये बात इसलिए करी। जी जी जी, बोलिए बोलिए तो इस बहुत अच्छा किया, ताकि इसे कम से सवाल करने से जी बोलिए बोलिए। हाँ सबको पता चलता है। बस वो किया था मैंने और वो ठीक हो गई। उसके एग्जैक्टली, बाद इंटेंशनली मैंने ये पूछा। उसके बाद उन्होंने उनको उनके घर गया मैं नेक्स्ट डे, उनके हस्बैंड से बात हुई, गया तो घर में भी सुबह सुबह खाली पेट में मैंने उनको वैसे ही बिठा के और उनको थोड़ा सा गुड़ और घी खिला के, दूध पिला के एक आधा घंटे के लिए बेड पे बिठा दिया। एंड देयर आफ्टर सुबह फिर खिसक गई थी, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हैं। तो उसके बाद फिर वो ठीक है अभी तक, और अभी करीब करीब 6 महीने हो गए। नाउ शी इज ओके। अच्छा वो अंगूठे का दर्द भी खत्म हो गया इसी से। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने इंटेंशनली पूछा कि कम से कम हाँ, हम 22-23 लोगों को ये चीज पे वो करे कि आपने क्या किया। मुझे मालूम है इस तरीके से ऐसा वो करा जाता है, तो वो बहुत मतलब छोटी सी एक्शन है और वो इतनी बेनिफिशियल हो सकती है। इसको मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज हो बात आपकी, इसलिए मैंने ये बात उठाई। सॉरी मैंने बीच में बोला। बहुत अच्छी बात की, बहुत थैंक यू। अच्छी बात की आपने। तो इसके कई तरीके, सर बैठाने के कई तरीके हैं। लेफ्ट हैंड के अंगूठे
हाँ वो तो है सर, वो जैसे वो पहले पुराने टाइम में तो उससे दीपक से करते थे ना। हाँ, बहुत सारे तरीके, दीपक से हाँ करना है, पैर के अंगूठे से करना है, हाथ की बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर से भी करना है, फिर व्यायाम आयाम से भी करना है। बहुत सारे प्रोसीजर है उसके, पर ये सबसे सिंपल है, आप टेबल पे बैठे बैठे कर सकते हैं। सर एक बार बताएंगे फिर से। जो भी उंगली छोटी है, जी जी लेफ्ट की या राइट की, जी उसी उंगली को और उसी अंगूठे, उसी हाथ की वही उंगली और वही अंगूठे को, दोनों को मिला दीजिए। आप जी। देख सकती हो, अगर ऐसे मिलाना है, देख सकती हैं? सर आप दिख नहीं रहे। अच्छा चलिए, एनीवे दोनों को मिला ये दीजिए। जैसे आप ये इस तरीके से। योग मुद्रा बनाते हैं, जैसे वायु मुद्रा में मिला के, और अंगूठे दूसरे हाथ की 2 उंगलियां डालिए, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर बीच में डालिए, ऊपर से उसको पकड़ लीजिए, अंदर पुल करिए, वो दोनों को हल्के से पुल करिए। पेशेंट की कलाई को होल्ड किए हुए दूसरे हाथ से कलाई को होल्ड कर लीजिए, और उससे कहिए हाथ थोड़ा लूज रख के और पुल करिए, ताकि पकड़ना इसलिए कलाई को कि ताकि उसके कंधे पे जोर ना पड़े, केवल उसकी कलाई में झटका लगे, और बस 2-3 बार में आ जाएगा लाइन में। और ज्यादातर केस में तो एक ही झटके में आ जाता है। हाँ सर। आप वीडियो ऑन करके दिखाएंगे तो लोग। तो हाँ क्या सर, आपका वीडियो ऑन होता है तो ज्यादा अच्छा हम लोगों को दिख जाता। ऑन किया हुआ, पर आपको अपीयर कर रहा है नहीं, मुझे नहीं पता। अरे कमलेश साहब भी आज लाइन पे ऑन दिख कर रहे हैं लिया, क्या? बोलिए, वाह, बोलिए, नमस्कार ऑन नमस्कार, करिए, ऑन करिए, ये बहुत सब दिनों बाद आपके दर्शन हुए जी। ऑन करिए। क्या दिख हाँ, समन मैंने जी तो ऑन किया ऑन हुआ है करिए सर, अपना। मैंने ऑन किया हुआ है वीडियो। नहीं आप दिख नहीं नहीं रहे। सर। ये सर आप इस कम में तरीके से हैं। है। इस तरीके आप से इसमें सर मैं बता रही हूँ। कम में है आप। वंदना तो दिखा तुम रहा भी हूँ। नहीं दिख रही हो। ये जो सर वंदना बोल रहे हैं मैं तुम बता भी रही हूँ नहीं सर दिख उसको, रही अगर हो। उनका नहीं हो पा रहा तो। वंदना दिख नहीं रही हो तुम भी। हाँ, अच्छा नहीं तो पता, मैं पर नहीं दिख मैंने रही ऑन किया होंगी, हुआ, मैं मुझे सबको अपीयर देख हो पा रहा रहा है। हूँ। अरे हाँ मुझे भी, मैं भी सबको देख पा रही हूँ, हाँ, अरविंद सर और ये सब मेरे को दिख रहे हैं। ये वायु मुद्रा बनाइए, इस तरीके से ये उंगली दोनों करके छोटी उंगली और अंगूठे के दोनों ये के टिप को टच करिए, और उसके बाद हाँ उसके बीच में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अंदर डाल दीजिए। अच्छा ये अगर देख पा रहे हो दिख तो ऐसे, रहा और नहीं, आप ऊपर लोग से कह रहे हैं इसको दिख रहा है। पकड़ लीजिए। ये श्रवण कुमार जी 3 का आदमी नंबर ले दिख रहा है, लीजिए, बाकी लोग दिख नहीं रहे हैं। श्रवण कुमार जी का नंबर ले लीजिए, उन्हीं से सीख लीजिए। ठीक है। हाँ, मेरा क्योंकि नंबर है सर अभी तो 96, मेरा नंबर 9621 अरे सर वो 995581 वीडियो से होगा ना, नंबर से क्या होगा? जी। वीडियो चाहिए। नहीं तो अभी नहीं। अलग से सर बोल रहे हैं, अलग हमारी से शिक्षा पे अपना वीडियो पोस्ट करिए। ठीक है सब। मैं अरविंद साहब के और अरविंद साहब वाले में डाल दूंगा, वो साहब तो वो 38 नंबर भारद्वाज का पेज भेजा है ग्रुप में डाल अरविंद दिया सर। है। मैंने आपको अभी भारद्वाज का पेज 38 डाला है। ठीक, दोबारा भेज देंगे जी। जी ठीक, तो हम लोग जो है ये, हाँ मैडम, जी मैडम हेमलता, जी सर। हाँ आपका खत्म माने इसको, फिर आगे ठीक है शुरुआत। सर। जी तो सर। ठीक है, थैंक यू। हम हेमलता जी ने देखिए बहुत विस्तार से सारी बताया, और जो हमारा पेज नंबर 38 भारद्वाज का है, उस पूरे पेज को उन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है एक जगह पर, और ये इस किताब में चरक 2 में अलग अलग जगहों पर वो दिखेगा आपको। तो उन्होंने पूरा जो नटशेल में कहा कि द्रव्य गुण कर्म के आधार पर हमको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में किसी रोगी की जांच करनी है। कैसे? हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थात्पारायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। तो लिंग सूत्र लेकर आया, हमको हेतु सूत्र अगर हम जान जाए कि अग्नि बढ़ी है, कि वायु तत्व बढ़ा हुआ है, कि आकाश तत्व बढ़ा हुआ, कि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ, जल तत्व बढ़ा हुआ है या कम है, तो इस पर हम अपना बैलेंस करने का कोई मार्ग सोच सकते हैं। और नंबर 1 जो ट्रीटमेंट का उन्होंने सिस्टम बताया,
उस सिस्टम में पहली चीज बताई कि हमको नाभि का ट्रीटमेंट पहले करना है। अगर नाभि है, नाभि खिसकी हुई है, इसका अर्थ यह है कि सारे ऑर्गन्स जो आपके ऊपर के हैं, बाएं के हैं, दाएं के हैं, नीचे के हैं, पीछे के हैं, आगे के हैं, वो सारे प्रभावित हैं। और उसकी वजह से अभी उदाहरण स्वरूप आपको कहा गया कि किसी की अग्नि बढ़ी और उनका रंग श्यामल हो गया, और जब ठीक हो गए तो उनका रंग फिर उजला हो गया। ये एग्जाम्पल दे रहा है, तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई मिरेकल्स हुआ है, ये मिरेकल्स नहीं है, ये ट्रीटमेंट का कमाल है। तो नंबर 1 हमको नाभि का ट्रीटमेंट करना है। नंबर 1 फर्स्ट पहली जो आप जो थेरेपी में लिखिए, चाहे आप अगर नहीं कर सकते जो अभी सर ने बताया, तो आप 2-5 सीडेड 1-7 करिए। आप थंब में कर लीजिए, पाथ जॉइंट में कर लीजिए, टो में कर लीजिए, राइट बिग टो में कर लीजिए, वहां भी आप कर सकते हैं। आपके पास चाइनीज है, CV8 है, वो पॉइंट कर सकते हैं। स्टमक भी पॉइंट भी है, उसमें भी आप नाभि का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये सब पॉइंट आपको आ गए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने पूछा और पहला प्रश्न अगर पूछा कॉन्स्टिपेशन अगर बताया किसी रूप में, तो नंबर 2 पे आप कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। पहला कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत से ऑर्गन्स अपने आप प्रभावित होंगे, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं, अभी मॉडर्न साइंस कहती है कि स्टमक में सारे प्लेक्सेस हैं, सारे पैरासिम्पैथिक सिंपैथिक नर्व है, वेगस नर्व के अधिकांश प्लेक्सेस वहीं पर है। यानी अगर हमने स्टमक को ठीक कर लिया, यानी नाभि के आसपास से स्टमक है, नाभि ऊपर नीचे LI SI सब उसमें जुड़े हुए हैं, अगर हमने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लिया तो हमने बहुत से रोगों को ठीक कर लिया। नंबर 3, यदि गायनी प्रॉब्लम कोई हो तो फर्स्ट ट्रीट आफ्टर दिस 2-5 सीडेड 1-7-2, इसके बाद गायनी प्रॉब्लम है तो गायनी का ट्रीटमेंट करिए, फिर कोई और ट्रीटमेंट करिए। तो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन, उधर गायनी प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन की पहले गायनी का ट्रीटमेंट करिए, तो गायनी की ट्रीटमेंट करिए तब कॉन्स्टिपेशन करिए, अगर मेल है तो करिए। फिर अगर लीवर है, कहीं लीवर इन्वॉल्व है, तो जब भी कभी आपको लगे, कोई भी आदमी कहे कि वो सब हम वैसे तो कुछ नहीं, हम बहुत करते नहीं है, लेकिन बाहर जाते हैं तो दोस्त जो है, दोस्तों के साथ जो बैठ जाते हैं, तो आप तुरंत लीवर का ट्रीटमेंट कर दीजिए, चाहे आप चाइनीज में करें, चाहे आप आयुर्वेदिक में करें। इसके बाद आप उन सब जो अभी द्रव्य गुण कर्म कहा, इनके आधार पर हमको ट्रीटमेंट करना है। बस ये चीजें आप ध्यान रखिए, और सब चीजें तो विस्तार में है, सबको पढ़ना है, सबको अध्ययन करना है। खेमका सर के अगर सपनों को पूरा करना है तो हमको खुद बहुत अध्ययन करना है और इंटरेक्ट करना है, आपस में बताना है, केवल ज्ञान को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए ज्ञान को फैलाना है। अगर ज्ञान सीमित हो गया तो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे जल एक जगह रहता है तो काला हो जाता है। आपको उस जल को प्रवाहमान बनाना है, आपको ज्ञान को प्रवाहमान बनाना है, और तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा और सामने वाले का भी, जिसको आप बता रहे हैं, उसका ज्ञान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कौन सपनों को पूरा करेंगे, उनके सर के सपनों को। खेमका सर के सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ईच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं, आप भी आएंगे। जी सर, धन्यवाद, सबको धन्यवाद।